हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैटल आईएएस। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम 27 जून का न्यूज़पेपर एनालिसिस करेंगे। इसमें टोटल हमने 5 आर्टिकल लिए हैं, जिसमें पहला आर्टिकल किलाड़ी एक्सकवेशन कंट्रोवर्सी पे है, जो जीएस पेपर 1 के लिए है। सेकेंड आर्टिकल हमारा वोटर रोल इंटीग्रिटी पे है, जीएस पेपर 2 में। फिर थर्ड आर्टिकल हमारा जल जीवन मिशन के ऊपर है, जो कि जीएस पेपर 3 एंड 2 दोनों के लिए रेलेवेंट है। फोर्थ आर्टिकल हमारा रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया ने जो डायरेक्टिव्स दिए हैं स्टेट्स को, उनके ऊपर है, जो जीएस पेपर 1 में पॉपुलेशन एंड इट्स रिलेटेड इशू का सेक्शन होता है, उसके लिए रेलेवेंट है। फिफ्थ आर्टिकल हमारा वन नेशन वन इलेक्शन पे है, कि जो हमारे प्रीवियस सीजीआई थे DIY चंद्रचूड़, उन्होंने क्या सजेशन दिया है इस वन नेशन वन इलेक्शन पे, ये आर्टिकल उसके ऊपर है। हर आर्टिकल के बाद आपको ये क्वेश्चंस मिलेंगे, आप एक बार उसको प्रैक्टिस करने की कोशिश करिएगा आर्टिकल को समझने के बाद। प्लस उसी के नीचे आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी मिलेंगे, और उन प्रैक्टिस क्वेश्चंस को आप खुद से एक बार सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। वो प्रैक्टिस क्वेश्चंस एज इट इज़ आपके आर्टिकल्स पे बेस्ड होंगे, और उसका मॉडल आंसर आप बैटल आईएएस के टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं फर्स्ट आर्टिकल। पहला आर्टिकल है किलाड़ी कंट्रोवर्सी के ऊपर। सबसे पहले समझते हैं, किलाड़ी एक साइट है तमिलनाडु में, एक जगह है जहां पे अर्बन सेटलमेंट का एक्सकवेशन किया है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने, और इसका टाइम पीरियड अप्रॉक्सीमेटली 2600 ईयर एगो कहा गया है। इसमें जो मेन हेड आर्कियोलॉजिस्ट हैं वो है के अमरनाथ रामाकृष्णा, जिन्होंने 982 पेजेस की अपनी रिपोर्ट सबमिट की है, जिसको एएसआई ने पूरी तरह से अप्रूव नहीं किया है। एएसआई ने कहा कि आप अपनी रिपोर्ट को रिव्यू करिए, अभी हम समझें क्यों ऐसा हुआ, क्या हुआ, लेकिन रामाकृष्णा ने मना कर दिया कि मैं अपनी रिपोर्ट को दोबारा रिविजिट नहीं करूंगा। सबसे पहले आपको एक चीज़ समझनी होगी, आपको इस आर्टिकल में पॉलिटिकल चीज़ों पे ध्यान नहीं देना है। आपको मैंने इस आर्टिकल में सिर्फ वही चीज़ें ऐड ऑन की हैं जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत रेलेवेंट हैं, और जिसको आप यूज़ कर सकते हैं अपने आंसर्स में। आप आंसर में ये लिख सकते हैं कि वहाँ पे AIADMK ने क्या कहा है, फिर बीजेपी, ये सारी चीज़ें इररिलेवेंट है। आपको देखना है टू द पॉइंट, कल्चर से रिलेटेड, क्योंकि हमारा जीएस पेपर 1 में जो सेक्शन है वो है सैलिएंट एस्पेक्ट्स ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर फ्रॉम एंशिएंट टू मॉडर्न टाइम्स। वहाँ पे आपको ये पॉलिटिकल पार्टीज में नहीं जाना, वहाँ पे आपको रेलेवेंस देखनी है। ठीक है, समझते हैं की डिस्कवरीज क्या हुई। पहली बात तो अर्बन प्लानिंग, सीवेज सिस्टम, आर्टिफैक्ट्स एंड तमिल ब्राह्मी इंस्क्रिप्शंस फाउंड हुए हैं यहाँ पे। एक बहुत ही अहम चीज़ है समझने वाली, कि यहाँ पे कोई भी रिलीजियस सिंबल नहीं फाउंड हुए हैं, और इसका मतलब ये है कि वो जो सोसाइटी थी आज से 2600 साल पहले, वो इंडिकेट करती है कि सेक्युलर सोसाइटी थी। मतलब किसी भी धर्म को, एक धर्म की तरफ इंक्लाइनेशन नहीं था। जिस तरह से हम लोग देखते हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन सेक्युलर थी, कोई टेम्पल का एक्सकवेशन नहीं हुआ, उसी तरह से ये भी कहीं ना कहीं एक सेक्युलर सोसाइटी कही जा रही है। इसमें कंट्रोवर्सी क्या है, आपको बताया एआईसी ने ऑर्डर किया, एएसआई ने ऑर्डर किया कि आप रिवीजन करिए, क्योंकि इसमें और डेटा की ज़रूरत है। अब इस पे इन्होंने मना कर दिया, रामाकृष्णा ने मना इसलिए किया क्योंकि वो कहते हैं कि मैंने जो भी अपनी 982 की रिपोर्ट बनाई है, इस रिपोर्ट में सारे स्टैंडर्ड्स एएसआई के फॉलो किए हैं। जो जो मेथड्स एएसआई ने बना रखे हैं, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं, उन सबको मैंने फॉलो किया है, और दोबारा मैं रिवीजन भी कर चुका हूँ। प्रॉपर साइंटिफिक डेटा के ऊपर ये मेरी रिपोर्ट पेश है। सो आई डोंट हैव एनी अदर रीज़न कि मैं क्यों इस रिपोर्ट को दोबारा से रिवाइज करूं। तो ये इनका कहना है, इनका टेक है, जिसकी वजह से इनका ट्रांसफ़र भी कई बार हुआ है। लेकिन ये इंपॉर्टेंट इसलिए बन जाता है क्योंकि इसमें कॉन्फ्लिक्ट आ गया है सेंटर और स्टेट का। स्टेट में एक दूसरी गवर्नमेंट है, तो वो कह रही है कि तमिल कल्चरल प्लाइट को सेंटर क्या कर रही है, अंडरमाइन कर रही है, उसको उतनी इंपॉर्टेंस नहीं दे रही है। ये कहना है तमिल के वहाँ पे जो पार्टीज़ हैं। इससे पॉलिटिकल फॉल आउट, ऑब्वियस सी बात है, जब दो अलग अलग पार्टीज़ हैं तो ब्लेम गेम होगा ही, क्योंकि वहाँ पे तमिल पॉलिटिकल पार्टीज़ का कहना है, प्लस सिविल सोसाइटीज़ का ये कहना है कि भाई साहब आप लोग गलत कर रहे हो। उनकी तरफ से बैकलैश बहुत आया। ये भी कहा जा रहा है कि एक हिस्टोरिकल नैरेटिव कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है सेंटर, जो पास्ट में हुआ उस चीज़ को बहुत अच्छी तरह से हाईलाइट ना करके तमिलनाडु में। ठीक, इसका सोल्यूशन क्या है, हमें सोल्यूशन देखना है, हमें ये नहीं देखना कि हाँ कौन क्या कैसे कह रहा है। मैंने आपके लिए सिर्फ वही पॉइंट निकाला है जो एज अ सोल्यूशन आप यूज़ कर सकते हो अपने आंसर्स में। इसमें पहली चीज़ कही कि भाई हमें ये देखना चाहिए कि साइंटिफिक ऑटोनॉमी होनी चाहिए
आर्कियोलॉजिकल स्टडीज़ में, ठीक है, अगर आप कोई प्रोसेस, कोई रिपोर्ट बना रहे हो तो वो पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस नहीं होनी चाहिए। उसमें जो भी तरीका फॉलो हो वो एक साइंटिफिक ऑटोनॉमी हो, उस साइंटिफिक की चीज़ों में ये ना हो अगर C+O2 CO2 होता है उसमें ये आके कोई ना बोले नहीं नहीं इसमें H2 भी डाल दो, ये नहीं होना चाहिए इसमें, ठीक है। तो ये दिस इज़ व्हाट वी मीन जब ये कह रहे हैं साइंटिफिक ऑटोनॉमी होना। हमें ये एनकरेज करना होगा कि एक ट्रांसपेरेंट पीयर रिव्यू होनी चाहिए जो जो फाइंडिंग्स हो रही हैं किसी, इट्स नॉट जस्ट अबाउट किलाड़ी एक्सकेवेशन, इट इज़ अबाउट एवरी साइट जहाँ पर भी कोई फाइंड या कोई किसी भी तरह का एक्सकवेशन करके कोई फाइंडिंग्स मिल रही हैं, उसमें एक ट्रांसपेरेंट पीयर रिव्यू होना चाहिए। और रेस्पेक्ट करनी चाहिए जो फेडरल प्लस कल्चरल सेंसिटिविटीज़ हैं, जिससे जो उस जगह पे एक्सकवेशन हुआ है उसको रिकग्निशन प्रॉपर तरीके से मिल सके। जब किसी एक साइट में कुछ बहुत ही इम्पॉर्टेंट आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन है तो वहाँ पे किसी भी तरीके का पॉलिटिकल ब्लेम गेम ना होके एक इंडिपेंडेंट तरीके से उसकी फाइंडिंग करनी चाहिए, रिपोर्ट बनानी चाहिए, साइंटिफिक डेटा का यूज़ करना चाहिए, साइंटिफिक मेथड्स का यूज़ करना चाहिए, ताकि एक बहुत ही इंडिपेंडेंट एक रिपोर्ट बनाई जा सके जो किसी भी नैरेटिव को ना फॉलो करे। इसका वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है, ये अभी के लिए ये सोल्यूशन है इसका, लेकिन एक वे फॉरवर्ड जो फ्यूचरिस्टिक सोल्यूशन हो सकता है वो ये है कि एक नेशनल आर्कियोलॉजी पॉलिसी बननी चाहिए जो एकेडमिक फ्रीडम को इंश्योर करे। ये नहीं होना चाहिए कि आज अगर हम कुछ पढ़ रहे हैं तो अगर पॉलिटिकल पार्टीज आके कुछ कह रही हैं, अगर किसी मेजॉरिटी में कोई स्टेट पार्टी है तो स्टेट आर्कियोलॉजी को कुछ बोल रही है तो वहाँ की एकेडमिक्स चेंज हो जा रही है। एक स्टैंडर्ड एक स्टैंडर्ड नेशनल आर्कियोलॉजी पॉलिसी बननी चाहिए जिसमें एकेडमिक फ्रीडम होना चाहिए उन आर्कियोलॉजिस्ट के पास, ठीक है। एक इंडिपेंडेंट बॉडी भी बननी चाहिए जो रिव्यू करे इन एक्सकवेशन रिपोर्ट्स को। जिस तरह से रामाकृष्णा ने 982 पेजेस की रिपोर्ट दी है तो उसका प्रॉपर रिव्यू एक इंडिपेंडेंट बॉडी बने। तो ये इस पूरे आर्टिकल का एक क्रक्स फॉर्म में मैंने आपको दे दिया था। अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन जीएस पेपर 121 में आया था वो है असेस द इंपॉर्टेंस ऑफ द अकाउंट ऑफ चाइनीज एंड अरब ट्रैवलर्स इन द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन हिस्ट्री। ये एज इट इज़ रिलेवेंट नहीं है बट आप इसमें अपने की पॉइंट्स को यूज़ कर सकते हैं कि किस तरह से हमें क्या पता चलता है, हमें जो पास्ट हिस्ट्री है उससे क्या पता चलता है। हमें ये आइडिया लगता है कि एग्जैक्टली पास्ट में सोसाइटी कैसे थी, उसका इंक्लाइनेशन रीजस किस तरफ था, वो किस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट करते थे। तो इन सारी चीज़ों का यूज़ आप अपने आंसर राइटिंग में कर सकते हैं। ये प्रैक्टिस क्वेश्चन एज इट इज़ इस आर्टिकल पे बेस है। द किलाड़ी एक्सकवेशन डिस्प्यूट हाईलाइट्स टेंशन बिटवीन आर्कियोलॉजी एंड पॉलिटिक्स, एग्जामिन, ठीक है। अब इसको आप एक बार सॉल्व करने की कोशिश करिए कि कौन कौन से टेंशन्स हैं, कौन कौन से कॉन्फ्लिक्ट्स हैं जो आर्कियोलॉजी और पॉलिटिक्स में हो रहे हैं करंट में, उसको आप अपनी कॉपी में लिखने की कोशिश करिए। इसका मॉडल आंसर आप टेलीग्राम चैनल से PDF फॉर्म में डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है एक ऐसा आर्टिकल जिसमें ये डिस्कस किया गया है कि जो वोटर रोल्स होते हैं या वोटर लिस्ट होती है क्या उसमें किसी तरीके का फ्रॉड तो नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये सवाल उठ क्यों रहा है, क्योंकि हमें पता है एक सिंपल सी बेसिक चीज़, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, उसका मेन टास्क है कि वो फेयर और बहुत ही अच्छी तरीके से इलेक्शन को कंडक्ट कराए। तो उसमें ये फ्रॉड का सवाल कहाँ से आ गया। तो ये आर्टिकल पूरा उसी चीज़, ये आर्टिकल कुछ नहीं बल्कि सिर्फ दो लोगों के बीच चर्चा हुई है जिन्होंने अपनी अपनी राय दी है, उसमें से मैंने मेन पॉइंट्स निकाला है, ठीक है। ये ऑथर का ओपिनियन है, एक ऑथर कुछ कह रहा है, दूसरा ऑथर कुछ कह रहा है। हमें उस चीज़ पे ध्यान देने से ज़्यादा ये ध्यान देना चाहिए कि उसमें क्या रिलेवेंट चीज़ आप यूज़ कर सकते हो अपने पेपर्स में, ठीक है। क्यों फ्रॉड की बात कही गई, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जब महाराष्ट्र इलेक्शन हुआ था वो लोकसभा इलेक्शन के कुछ ही महीने बाद हुआ था। तो लोकसभा इलेक्शन में जितने वोटर थे महाराष्ट्र में, अगर उन वोटर्स का इंक्रीमेंट बहुत ज़्यादा हो गया जब स्टेट असेंबली इलेक्शन हुआ, ठीक है। कैसे, क्योंकि 5 महीने में, अगर मान लेते हैं कि आज जनवरी में लोकसभा, एग्जाम्पल बता रहा हूँ, ठीक है, जनवरी में लोकसभा इलेक्शन हुआ और 5 महीने बाद लेट्स से जून जुलाई में लोकसभा वो स्टेट असेंबली इलेक्शन हो रहा है, तो कहीं ना कहीं स्टैंडर्ड तरीका ये होता है कि अगर यहाँ पे 100 लोग हैं वोटिंग करने के लिए, तो 5 महीने बाद ये 100 लोग कितने हो जाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 110 हो जाएंगे, 120 हो जाएंगे, है कि नहीं। लेकिन यहाँ पे डेटा ये कह रहा है कि 40 लाख लोगों का स्पाइक हुआ है,
5 महीने में। तो एक बहुत बड़ा सवाल उठता है कि क्या कोई डुप्लीकेशन तो नहीं हो रहा वोटर लिस्ट में? ऐसा तो नहीं है कि फेक या डिसीज एंट्री हो रही है यहाँ पे, जिसकी वजह से 40 लाख का स्पाइक केवल आपका 5 महीने में आ गया? लोकसभा इलेक्शन में 40 लाख लोगों ने वोट नहीं किया, मतलब ये रिपोर्ट ऐसा कह रही है। लेकिन जो आपका स्टेट असेंबली इलेक्शन हुआ उसमें 40 लाख लोग ज़्यादा वोट कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये ट्रांसपेरेंसी के ऊपर सवाल उठाता है कि कैसे जो वोटर लिस्ट है वो प्रिपेयर की जा रही है। इसमें इलेक्शन कमीशन का रिस्पांस क्या है? उन्होंने कहा कि जो हमारा वोटर लिस्ट है बहुत ही रोबस्ट है, उसमें कोई भी धांधलीबाजी नहीं की जा सकती, कोई टैंपर नहीं कर सकता उसको। प्लस उन्होंने ये किया है कि हम लोग फोकस करते हैं, मतलब ये इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि हम लोग यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी पे फोकस करते हैं, उन्हीं लोग को वोटर आईडी मिलती है जो 18+ हैं, ठीक है। और जो रिफॉर्म्स हैं जो कि आपका स्टैंडर्ड रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशंस हैं बिहार में, उनको बहुत अच्छी तरीके से फॉलो किया जा रहा है। मतलब ये इलेक्शन कमीशन का रिस्पांस था इन सारी चीज़ों के ऊपर। अब पब्लिक की डिमांड क्या है? ठीक है, पब्लिक कहीं ना कहीं कहती है कि भाई जो आप रोल्स बना रहे हो, जो वोटर लिस्ट बना रहे हो, वो बहुत ही ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए और ऐसी होनी चाहिए कि मशीन से रीड की जा सके, एग्जैक्ट डेटा मिल सके, क्योंकि इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर ह्यूमन टू मैनुअली गो थ्रू 40 लाख डेटा। देयर विल बी अ ह्यूज टाइम टेकिंग प्रोसेस, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कहीं ना कहीं ट्रांसपेरेंट होना चाहिए और ये पता चलना चाहिए कि जब वोटिंग होती है तो 5 बजे के बाद जो पब्लिक वोटर्स है, पब्लिक कह रहा हूँ, जो वोटर लिस्ट है वो कैसे चेंज होती है। क्योंकि जनरली क्या होता है कि अगर वोटिंग स्टार्ट हो रही है 8 बजे और 5 बजे के बाद ये देखा जाता है वोटिंग बहुत ज़्यादा डिफ्रेंशिएट होती है, बहुत ज़्यादा वोटर्स का एक इन्फिल्ट्रेशन होता है, वोटरिंग बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। कुछ लोग कहते हैं मे बी ऑफिस एक रीज़न हो सकता है, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे डिमांड ये है कि जो 5 बजे के बाद वोटिंग हो रही है उनकी वोटर लिस्ट पब्लिश की जाए, ये पब्लिक की डिमांड है। प्लस ये कहा गया है सीसीटीवी फुटेज को और जो रोल है, जो पब्लिक लिस्ट है, जो वोटर लिस्ट है, उसको वेरीफाई किया जाए और जो सीसीटीवी फुटेज है उनको शेयर किया जाए। बट ये एक सोल्यूशन तो है, बट साथ ही साथ इसमें आपको प्रॉब्लम भी दिखी होगी, कहीं ना कहीं ये प्राइवेसी के ऊपर एक हिंड्रेंस पैदा करेगा। पॉलिटिकल पार्टीज देख पाएंगी कि भाई ये कितने लोग वोटिंग कर रहे हैं, कैसे वोटिंग कर रहे हैं, तो ये सवाल खड़ा करेगा, ठीक है। बट दिस इज़ पब्लिक डिमांड। इसमें प्रॉब्लम भी बहुत ज़्यादा है क्योंकि अगर कोई भी सीसीटीवी फुटेज या फिर इतने काम होंगे तो कहीं ना कहीं ये होगा ना कि आप लोग मतलब जो एज ए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो एज इट इज़ एक इम्पार्शियल बॉडी के तौर पे निकल के आने वाला जो सवाल उठता है वो नहीं निकल पाएगी। अगर ये चीज़ कोई आरटीआई डाल करके या इसकी कोई अपील करता है सुप्रीम कोर्ट में तो इस चीज़ को बहुत अच्छी तरीके से नहीं फॉलो अप किया जाएगा, सुप्रीम कोर्ट भी इसको मना कर सकती है, ठीक है। इसमें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम तो ये है कि सबसे बड़ी कि इलेक्टोरल मैनिपुलेशन बहुत ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि कम्युनिकेशन पुअर होता है और जो सडन वोटर सर्ज होता है, किसमें? ये जो 5 बजे के बाद वाली बात है, इसमें सडन वोटर सर्ज होता है, वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और ये जनरली होता क्यों है? क्योंकि प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है और जब प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं होगा तो जो इलेक्टोरल है, जो वोट करने वाले लोग हैं, उनका परसेप्शन मैनिपुलेट होगा, ठीक है। उसी का सोल्यूशन बताया गया कि सीसीटीवी फुटेज को शेयर करो, वोटर लिस्ट को आप शेयर करो जो 5 बजे के बाद आ रही है, ठीक है। अब देखते हैं इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है। पहली बात तो रेगुलर ऑडिट होना चाहिए जो वोटिंग लिस्ट है, एक इंडिपेंडेंट इलेक्टोरल वेरिफिकेशन कमीशन होनी चाहिए जो वेरीफाई करे। सिविल सोसाइटी को भी ऐड करना चाहिए कि वोटर लिस्ट को वैलिडेट करे। ऐसा तो नहीं है कि मरे हुए लोगों को भी वोटिंग लिस्ट में शामिल किया जा रहा है, नाबालिगों को शामिल किया जा रहा है, तो ये चीज़ बहुत अच्छी तरीके से वेरीफाई होनी चाहिए। इसका वे फॉरवर्ड क्या है? वे फॉरवर्ड ये है कि पब्लिक ट्रस्ट बहुत अच्छे से रिस्टोर होना चाहिए इलेक्शन कमीशन में। और वो कैसे हो सकता है? ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी से। एक यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड फॉलो होना चाहिए कि वोटर का डेटा पब्लिक किया जाए अक्रॉस स्टेट्स, इस तरह से कि उनकी प्राइवेसी भी ना हिंडर करे, ठीक है। दिस वाज ऑल इन दिस आर्टिकल। अब इस आर्टिकल को फ्रेम करना थोड़ा सा मुश्किल इसलिए था क्योंकि यहाँ पे लोगों का ओपिनियन है, ठीक है। यहाँ पे एक ऑथर कुछ कह रहा है, दूसरा कुछ कह रहा है, तीसरा कुछ कह रहा है, तो इस चीज़ को एक बहुत ही समराइज फॉर्म में यहाँ आपके सामने रखने की कोशिश की है। आप इसमें की पॉइंट्स को इन योर आंसर्स यूज़ कर सकते हैं। अब देखते हैं इसमें जीएस पेपर 2 2020 में सवाल क्या आया था। ई गवर्नेंस इन इंडिया हैज़ रीच द नेक्स्ट लेवल इन एनहांसिंग क्वालिटी ऑफ सर्विसेज टू सिटीजन, ठीक है। अब कहीं ना कहीं क्वालिटी ऑफ सर्विसेज में कहीं ना कहीं आपका इलेक्टोरल रिफॉर्म्स भी
इंक्लूड होते हैं। तो आप इसमें जो आपको पॉइंट्स बताए हैं अभी आर्टिकल में, उन पॉइंट्स का आप यूज़ कर सकते हैं इस आंसर में, इस आंसर को लिखने के लिए। ठीक है, अब इसका प्रैक्टिस क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट आर द कंसर्न्स रिगार्डिंग इंटीग्रिटी ऑफ इलेक्टोरल रोल्स इन इंडिया। कंसर्न्स अभी जो हमने हाईलाइट किए, जो कंसर्न्स हैं, ठीक है। सजेस्ट रिफॉर्म्स टू एंश्योर ट्रांसपेरेंसी एंड एक्यूरेसी। अब यहाँ पे आपको देखिए सोल्यूशंस ही दिए हुए हैं, प्रॉब्लम्स भी दे दी गई है, ठीक है। तो आप इन कंसर्न्स का यूज़ करके और जो सोल्यूशंस हैं उनको आप हाईलाइट करके अपने आंसर में लिख सकते हैं। इसका मॉडल आंसर आप टेलीग्राम से ले सकते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया ने जो स्टेट्स हैं उनको कुछ डायरेक्टिव्स दिए हैं। वो डायरेक्टिव्स क्या क्या हैं वो समझते हैं, ठीक है। ये जीएस पेपर 1 के लिए बहुत रिलेवेंट है। वहाँ पे क्वेश्चन जो सिलेबस है वहाँ पे स्पेसिफिक ये लिखा हुआ है, पॉपुलेशन एंड रिलेटेड इश्यूज टू पॉपुलेशन, ठीक है, जीएस पेपर 1 में। तो क्या डायरेक्टिव्स हैं, हम डायरेक्टली डायरेक्टिव्स समझते हैं। डायरेक्टिव्स में रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया कहता है कि जितने भी नए बच्चे पैदा हो रहे हैं, हॉस्पिटल्स को ये इंश्योर करना होगा कि जब माँ को डिस्चार्ज किया जा रहा है उससे पहले उन बच्चों का बर्थ सर्टिफिकेट दिया जाए माँ को, ठीक है। क्योंकि मैक्सिमम जो इंस्टीट्यूशनल बर्थ हो रही है वो गवर्नमेंट रन हॉस्पिटल्स में हो रही है, ठीक है, मैक्सिमम की बात कर रहा हूँ मैं। उनको एक प्रॉपर तरीके से रजिस्टर किया जाए ताकि स्मूथ और यूज़र फ्रेंडली वे में रजिस्ट्रेशन किया जा सके, समझ रहे। प्लस इसके साथ साथ जो रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ एक्ट 1969 है, इसमें भी कहीं ना कहीं अमेंडमेंट करने की बात की गई है कि किस तरह से हम लोग जो पॉपुलेशन जो बर्थ रेट होती है या बर्थ बच्चे जो लेते हैं उनका एक प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन किया जा सके, और ना केवल उनका बल्कि जितने डेथ हो रही हैं उनका रिकॉर्ड भी मेंटेन किया जा सके, ताकि जो पब्लिक पॉलिसीज़ हैं, जो पब्लिक सर्विसेज हैं, वो बहुत ही एफिशिएंटली प्रोवाइड की जा सके। अब ये जो आर्टिकल है इसको आप पीछे से जोड़ सकते हैं, जैसे अभी वोटिंग लिस्ट वाला था, तो वहाँ पे जब डिसीज़ की बात की, अगर प्रॉपर डेटा होगा रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के पास, तो आपको ये लगता है कि ये इलेक्शन में कहीं ना कहीं फायदेमंद होगा। सो दिस इज हाउ आप कनेक्ट कर सकते हैं वहाँ पे जो आर्टिकल अभी आपने देखा इलेक्शन के ऊपर, उसको पॉपुलेशन वाले आर्टिकल से, ठीक है। और उन्होंने कहा है कि आप एक ऐसा बोलते हैं ना सेंट्रल एक सिस्टम ऐसा बनाइए, पोर्टल बनाइए जिसमें बहुत ही आसानी से रजिस्ट्रेशन किया जा सके, बहुत ही इस तरीके से कि कोई दिक्कत ना हो, कितने बच्चे पैदा हो रहे हैं उनका रजिस्ट्रेशन बहुत ही सीमलेस वे में किया जाए, ठीक है। और ये जो इश्यू सेंसिटाइज इंटीग्रेट एक बार आप पढ़ेंगे आपको बहुत आसानी से खुद ही समझ में आ जाएगा। बट अगर आपको मैं क्रक्स में बताऊं तो उसमें ये इन्होंने बताया है कि अगर आप नहीं दे पाते हो बर्थ सर्टिफिकेट माँ को डिस्चार्ज होने से पहले, तो एक टाइमलाइन दी है कि 7 दिनों के अंदर अंदर आप बर्थ सर्टिफिकेट इशू कर दो, ताकि किसी भी तरीके से कोई प्रॉब्लम इन फ्यूचर बच्चे को ना हो। क्या प्रॉब्लम जनरली होती हैं, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ में होती हैं, एजुकेशन जो क्लास में एडमिशन होते हैं उसमें कहीं ना कहीं जो इश्यूज होते हैं, वो सारी चीज़ें अच्छे से की जा सकें, ठीक है। और ये सारी चीज़ें डिजिटली अवेलेबल हों, ताकि कोई टैंपरिंग जो बच्चों के साथ पेरेंट्स क्या करते हैं कि एज को कम लिखवा देते हैं जब वो क्लास 5th में होते हैं 7th, तो ये कहीं ना कहीं उनकी एज को रिड्यूस करके जब दिखाते हैं तो ये भी कहीं ना कहीं डेमोग्राफी पे इम्पैक्ट करता है। इन सब चीज़ों का सोल्यूशन इसमें बताया गया है, और जितने भी डेटा हैं, स्टेट डेटा हैं, ठीक है, उनको इंटीग्रेट किया जाए सेंटर पोर्टल के साथ, ताकि एक होलिस्टिक फॉर्म में पॉलिसीज का फॉर्मुलेशन किया जा सके, ठीक है। दिस वाज ऑल अबाउट दिस आर्टिकल। इसमें जीएस पेपर 2 में 2019 में सवाल पूछा गया था कि इफेक्टिव गवर्नेंस का रोल किस तरह से है पब्लिक सर्विस डिलीवरी में, ठीक है। अगेन क्वेश्चन सिंपल सा है कि किस तरह से इफेक्टिव गवर्नेंस ज़रूरी है अगर हमें पब्लिक सर्विस को बहुत ही अच्छे से प्रोवाइड करना है। तो आप खुद सोचिए क्या इफेक्टिव गवर्नेंस में हो सकता है। पहला तो यही है कि भाई जितने भी बच्चे हो रहे हैं उनका एक प्रॉपर रिकॉर्ड होना चाहिए, ये भी गवर्नेंस का पार्ट है। हॉस्पिटल की ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू मेक श्योर कि जितने भी बच्चे पैदा हो रहे हैं उनका एक प्रॉपर तरीके से रिकॉर्ड रखा जाए, ठीक है। आप एक बार क्वेश्चन को पढ़ेंगे आपको बहुत आसानी से ये चीज़ समझ में आ जाएगी, ठीक है। अब इसका प्रैक्टिस क्वेश्चन आप ये है, डिस्कस द रीसेंट डायरेक्टिव्स बाय रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया टू एंश्योर द इश्यूएंस ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट्स टू न्यू बॉर्न बिफोर डिस्चार्ज फ्रॉम हॉस्पिटल्स एंड इवेल्युएट इट्स इम्प्लीकेशन फॉर गवर्नेंस एंड पब्लिक सर्विस डिलीवरी इन इंडिया। ये क्वेश्चन एज इट इज़ आर्टिकल के ऊपर बेस्ड है। आप एक बार आर्टिकल को दोबारा में जो पॉइंट्स हैं एक बार उसको पढ़िए,
इसका आर्टिकल का भी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा और फिर इसका मॉडल आंसर देखिएगा तो आपको अच्छे समझ में आएगा कि किस तरह से जो डायरेक्टिव्स हैं वो हेल्पफुल होंगे पब्लिक सर्विस डिलीवरी में, और पब्लिक सर्विस डिलीवरी से ज़्यादा गवर्नेंस में। ठीक, अब देखते हैं आपका फोर्थ आर्टिकल जो है GS पेपर 2 और GS पेपर 3 के लिए रेलेवेंट। इसमें क्या है, जल जीवन मिशन के ऊपर बात की गई है जो 2019 में लॉन्च किया गया था, जिसका ऑब्जेक्टिव था हर घर में पाइप्ड नल वाटर की फैसिलिटी देना रूरल हाउस होल्ड्स में बाय 2024। अपडेट अगर देखा जाए तो 19.3 करोड़ हाउस होल्ड्स को टारगेट किया था, बट बाय 2024 केवल 15.6 करोड़ लोगों तक ये चीज़ पहुंच पाई, मतलब अप्रॉक्सीमेटली 80% टारगेट अचीव हुआ है। और इसमें डेडलाइन और एक्सटेंड कर दी गई है 2028 तक। अब सवाल उठता है कि अभी भी 4-4.5 करोड़ लोग जो टारगेट रखा गया था, आई एम नॉट सेइंग अबाउट होल, जो 4-4.5 करोड़ लोग के पास अभी भी टैप वाटर नहीं पहुंचा, उसमें चैलेंजेस क्या है। सबसे पहला चैलेंज ये है कि ये जो वाटर सप्लाई की बात की जाती है टैप वाटर, वो उसमें डिपेंडेंस ग्राउंड वाटर पे बहुत ज़्यादा है। ठीक है, और ज़रूरी नहीं है कि हर जगह हर गांव में ग्राउंड वाटर की फैसिलिटी बहुत अच्छे से होगी। तो कभी बहुत सारी ऐसी जगह भी, जैसे राजस्थान का एरिया है, वहाँ पे इनएडिक्वेट वाटर है, ग्राउंड वाटर की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो जब इनएडिक्वेट ग्राउंड वाटर है तो गवर्नमेंट को दूसरे ऑल्टरनेटिव्स देखने होंगे, जैसे रिवर्स, स्ट्रीम्स, वहाँ से वाटर की सप्लाई देखनी होगी। जब वहाँ से वाटर लाने की बात होगी तो इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट करना होगा, जो और टाइम टेकिंग होगा। ठीक है, तो ये जो एडिशनल 4 करोड़ हाउस होल्ड्स आए हैं, ये क्यों आए हैं? कहीं ना कहीं डिमांड और ज़्यादा इंक्रीज हुई है। समझ रहे हैं, डिमांड इंक्रीज हुई है पानी की। अब आपको ही पता है कि जिस तरह से करंटली हीट वेव्स और गर्मी का सिचुएशन चल रहा है, डिमांड और ज़्यादा होती है, क्योंकि गवर्नमेंट ने स्टैंडर्ड रखा है 50 to 55 लीटर पर हाउस होल्ड के हिसाब से। ठीक है, अब क्या ज़रूरी है इतनी ही डिमांड होगी लोगों में? नहीं। एक और चैलेंज है कि जो कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं, जो इन चीज़ का कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं, उनके द्वारा कई एरर्स भी किए गए हैं। ठीक है, और उन एरर्स को सही करने के लिए हमें बहुत सारे एक प्रॉपर चैनल बनाना होगा जिससे ये एरर्स को रेक्टिफाई किया जा सके, और एक प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर भी हमें बिल्ड करना होगा जिससे सरफेस वाटर, मतलब ग्राउंड वाटर का सप्लाई तो जहाँ पे नहीं हो पा रही है, वहाँ पे सरफेस वाटर का इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए, सरफेस वाटर इन द सेंस जो रिवर स्ट्रीम्स हैं उनसे वाटर सप्लाई की जा सके और टारगेट को फुलफिल किया जा सके। अब बात करते हैं बजटरी कंसर्न्स क्या है। 70,000 करोड़ एलोकेट हुआ था 2024 में। ठीक है, लेकिन इसमें से केवल 22,000 अप्रॉक्सीमेटली यूटिलाइज हुआ है 2025 फैब तक। इससे ये इंडिकेट होता है कि यूटिलाइजेशन ऑफ फंड बहुत ज़्यादा कम है। ऑब्जेक्टिव क्या था? अगेन 55 लीटर पर कैपिटा ऑफ पोर्टेबल वाटर की बात की गई थी, लेकिन अभी भी प्रॉपर तरीके से ये उन हाउस होल्ड्स में अचीव नहीं हुआ है। सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन ये है कि हमें शिफ्ट करना चाहिए टू सरफेस वाटर। ठीक है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग बहुत अच्छे से करना चाहिए। इसीलिए मैंने कहा ये आर्टिकल इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन के लिए भी रिलेवेंट है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं अपने आंसर्स में। हमें जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उनकी अकाउंटेबिलिटी को इम्प्रूव करना होगा ताकि जो प्रोजेक्ट्स में डिले है वो कम हो सके। इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट उन रीजन्स में बढ़ाया जाना चाहिए जहाँ पे वाटर की कमी है, जहाँ वाटर स्कैसिटी है। वे फॉरवर्ड इसमें क्या है, रीजन स्पेसिफिक वाटर सोर्सिंग स्ट्रैटेजीज बननी चाहिए। मान लो ये इंडिया है, यहाँ पे ये है, ये सेंट्रल रीजन है, यहाँ पे सेंट्रल इंडिया में लेट्स से वाटर अवेलेबिलिटी है ड्यू टू जो हिमालयन रिवर्स है वहाँ पे, लेकिन अगर हम वेस्टर्न रीजन की बात करें, यहाँ राजस्थान, गुजरात, यहाँ पे आपका जो पेरिनियल रिवर है वो उतनी ज़्यादा नहीं है, हिमालयन रिवर नहीं है। अब जब वो नहीं है तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो पॉलिसी अप्लाई हो रही है इन रीजन में, क्या वही पॉलिसी यहाँ पे आ सकती है? नहीं। तो हमें वाटर सोर्स करने की स्ट्रैटेजी बनानी होगी कि रीजन स्पेसिफिक होनी चाहिए। ये नहीं कि वन साइज फिट ऑल वाले में कर दो कि भाई ये पॉलिसी अप्लाई यहाँ और पूरे इंडिया में वही पॉलिसी अप्लाई होगी। ये मदद करेगा। जो फंड एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी है वो और बढ़ाई जानी चाहिए, प्लस जो कम्युनिटी लेड वाटर मैनेजमेंट है, जैसे वाटर कंजर्वेशन हो गया, रेन वाटर हार्वेस्टिंग हो गया, इनको और ज़्यादा इम्प्रूव करना चाहिए। और ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं जल जीवन मिशन के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको फुलफिल करने में मदद करेंगी। अब इसमें जीएस पेपर 2 2020 में, जीएस पेपर 3 2021 में सवाल आया था। जैसे इसमें क्या है, व्हाट आर द चैलेंजेस ऑफ प्रोवाइडिंग क्लीन ड्रिंकिंग वाटर इन इंडिया। अगेन इस आंसर को आप एज इट इज़ अपने दिमाग में बैठा सकते हो कि जो अभी मैंने यहाँ पे बात की, देखिए
रीजन स्पेसिफिक वाटर सोर्सिंग स्ट्रैटेजीज। अब रीजन बेस अगर प्रॉपर स्ट्रैटेजी नहीं होगी तो चैलेंजेस नहीं होंगे क्लीन वाटर ड्रिंकिंग में, क्योंकि क्लीन ड्रिंकिंग वाटर किसी एक स्टेट की बात नहीं कर रहा है, ये ओवरऑल हर रीजन की बात कर रहा है। तो चैलेंजेस हैं, आप इस तरह से इस आर्टिकल के कुछ की पॉइंट्स को उठा के इस आंसर्स में लिख सकते हैं। ठीक है, फिर a practice question, examine the reasons for delay in the Jal Jeevan Mission and suggest measures to improve piped water delivery in रूरल इंडिया। अब अगर आप इसको देखेंगे रीजंस क्या हैं जल जीवन मिशन को डिले होने में, तो रीजंस जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, रीजंस पहला रीजन क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपर नहीं है, कॉन्ट्रैक्टर्स के द्वारा एरर हो रहा है, डिमांड इंक्रीज हो रही है, सब क्या है, रीजंस ही तो है। आप इसको लिख सकते हैं, उससे आपको और ज़्यादा अच्छे समझ होगी कि कैसे आप आर्टिकल में से क्वेश्चन फ्रेम कर सकते हैं और उस क्वेश्चन में से आप आंसर्स का एक ब्लूप्रिंट बना सकते हैं जो कि आपके आंसर राइटिंग में मदद करेगा। इसका आप सोल्यूशन, इसका मॉडल आंसर आप पीडीएफ से ले सकते हैं टेलीग्राम चैनल से। लास्ट आर्टिकल है हमारा वन नेशन वन इलेक्शन के ऊपर। इसमें क्या हुआ है कि जो चंद्रचूड़ हैं उन्होंने अपना व्यू दिया है पार्लियामेंट्री जॉइंट कमेटी के ऊपर, जो कि साइमल्टेनियस इलेक्शन बिल को रिव्यू कर रही है, जो कि साइमल्टेनियस इलेक्शन बिल को प्रिपेयर कर रही है। ठीक है, साइमल्टेनियस इलेक्शन का मतलब क्या है, एक ही बार में लोकसभा इलेक्शन जब हो रहा है उसी के बाद आपका मतलब स्टेट असेंबली इलेक्शन हो, मतलब एक साथ होना चाहिए, अलग अलग नहीं होना चाहिए कि मतलब दिसंबर में अभी हो रहा है लोकसभा इलेक्शन, फिर दूसरे स्टेट में अगले जुलाई में हो रहा है, ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ये आपका वन नेशन वन इलेक्शन कहता है, मतलब पूरे नेशन में एक बार वोटिंग होगी और जिसमें एक साथ सारे लोकसभा इलेक्शन भी हो जाएगा, उसी टाइम पे हर स्टेट्स में पूरी तरह से असेंबली इलेक्शंस भी हो जाएगा। ठीक है, ये कहते हैं। अब इसमें की ऑब्जर्वेशंस क्या है, कि ऑब्जर्वेशन मतलब इस आर्टिकल में जो चीज़ चंद्रचूड़ ने कही है, पहली चीज़ तो ये है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन एक बेसिक फीचर है कॉन्स्टिट्यूशन का, इसको आप आंसर्स में डाल सकते हैं। लेकिन चंद्रचूड़ ये कहते हैं कि जो नॉन साइमल्टेनियस इलेक्शन है वो कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटेड नहीं है, मतलब जो इलेक्शन अलग अलग टाइम पे हो रहे हैं, जैसे आज 2024 में एक इलेक्शन हुआ, फिर 2025 में, मतलब हमारी जो इंडिया है वो कभी ना कभी इलेक्शन में हर ईयर रहती है। तो ये कह रहे हैं कि जो नॉन साइमल्टेनियस इलेक्शन होता है, कभी कुछ हो रहा है इलेक्शन, कभी स्टेट असेंबली इलेक्शन किसी स्टेट का, कभी दूसरे स्टेट का, तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं कहा है कि भैया आपको अलग अलग टाइम पे स्टेट असेंबली इलेक्शन कराना है, अलग टाइम पे आपको लोकसभा इलेक्शन कराना है, ये कॉन्स्टिट्यूशन में मैंडेट नहीं है। ना ही इससे ये इंश्योर होता है कि फेयरनेस रहेगी इलेक्शन में। अगर अलग अलग टाइम पे इलेक्शंस हो रहे हैं, स्टेट का अलग हो रहा है फिर दूसरे स्टेट का अलग हो रहा है, तो उससे ये एसेंशियल नहीं, या उससे ये प्रूफ नहीं होता है कि फेयरनेस रहेगी इलेक्शन में। ठीक है, तो उतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं बन जाता ये। और उसी के साथ अगर हम उसका सोल्यूशन निकाल रहे हैं, सोल्यूशन मतलब क्या है, जो साइमल्टेनियस इलेक्शन की बात हो रही है, तो वो जो स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी है या एडल्ट फ्रेंचाइजी है उसको वॉलेट नहीं करता। कैसे, क्या साइमल्टेनियस इलेक्शन से डेमोक्रेसी पे कोई इम्पैक्ट पड़ेगा, ये इनका कहना है। ये जो वन नेशन वन इलेक्शन की बात हो रही है, क्या उसमें ये कहा जा रहा है कि 17 साल के बच्चे ही वोट देंगे, नहीं। तो दो जो मेन स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी है और जो एडल्ट फ्रेंचाइजी, दोनों नहीं इम्पैक्ट हो रही है। ठीक है, अब देखते हैं कि जो की कंसर्न्स हैं क्रिटिक्स के द्वारा रेज होते हैं कि क्यों वन नेशन वन इलेक्शन उतना सही नहीं है, वो क्या क्या है। पहली बात तो ये है कि जो वोटर हैं, अगर एक ही टाइम पे लोकसभा और स्टेट असेंबली इलेक्शन होगा तो लोग नेशनल इश्यूज़ को ज़्यादा देखेंगे रैदर देन सीइंग लोकल इश्यूज़। लेट्स सपोज अगर कोई एक इंसान दिल्ली में रह रहा है, ठीक है, और दिल्ली और लोकसभा इलेक्शन एक टाइम पे हैं, दिल्ली में जिस रीजन में रह रहा है, लेट्स से जनकपुरी में रह रहा है, तो वहाँ पे जो लोकल प्रॉब्लम्स है वो उसके दिमाग में हमेशा हाईलाइट है। लेकिन जब एक साथ लोकसभा इलेक्शन भी हो रहा है तो वो बड़ा नेशनल इशू देख रहा है अदर देन सीइंग लोकल इशू, ये क्रिटिक्स का कहना है। ठीक है, फिर कहते हैं कि इसमें अगर एक साथ इलेक्शन होगा तो जो बड़ी पार्टीज़ हैं वो हाईलाइटेड ज़्यादा होंगी, तो उसमें जो स्मॉल और रीजनल पार्टीज़ हैं वो साइड लाइन हो सकती हैं। ठीक है, अगर एक स्टेट असेंबली इलेक्शन हो रहा है तो उसमें प्रॉपर जितनी भी रीजनल पार्टीज़ हैं उन सारी हाईलाइट होती है। लेकिन जब एक साथ इलेक्शन होगा तो उसमें तो इलेक्शन कभी भी ये नहीं होगा कि लोकसभा इलेक्शन अलग हो रहा है या स्टेट इलेक्शन अलग हो रहा है, उसमें ये होगा कि भैया ये दो पार्टीज़ हैं, कांग्रेस है, बीजेपी है, इनका इलेक्शन हो रहा है। ठीक है, चाहे वो स्टेट हो और चाहे वो आपका सेंटर पे इलेक्शन हो रहा हो।
अब इसमें सीजीआई ने क्या कहा है, ठीक है, जो चंद्रचूड़ है उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने कहा है कि ये सारी चीज़ें जो आप बोल रहे हो कि ये वोटर का इश्यूज़, जो लोकल इश्यूज़ से ध्यान हट जाएगा, नेशनल इश्यूज़ पे ध्यान देगा, ये एग्जिस्ट करेंगी चाहे कभी भी इलेक्शन हो। और करंट में ऐसा होता भी है, अगर इलेक्शन हो रहा है तो लोग पहले नेशनल इश्यूज़ देख के ही वोट देते हैं। तो इसका टाइमिंग से कोई इम्पैक्ट नहीं होने जा रहा है। अगर हम एक ही टाइम पे इलेक्शन करा रहे हैं दोनों का, तो उससे मतलब ये चंद्रचूड़ कह रहे हैं, उससे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होने जा रहा है कि लोग लोकल इश्यूज़ से ध्यान हटा के नेशनल इश्यूज़ को देखेंगे, ठीक है। और ये जो एजम्पशन है, ठीक है, कि जो इलेक्टोरेट है नाइव है, मतलब ये इन लोग को बहुत समझ नहीं है, ये कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशनली अनफाउंडेड, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीज़ बोलना कि जो इलेक्टर्स हैं या फिर जो आपके वोट देने वाले वोटर्स हैं उनके पास प्रॉपर नॉलेज नहीं है, वो बहुत ही ज़्यादा आप कह सकते हो इमैच्योर हैं, ये बोलना कॉन्स्टिट्यूशनली बहुत ही ज़्यादा सही नहीं है, ठीक है। तो ये इनका कहना है क्रिटिक्स के ऊपर। अब इसमें कॉन्स्टिट्यूशनली व्यू क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल व्यू क्या है, ठीक है। पहली बात तो ये है कि जो अलग अलग इलेक्शन होता है वो कोई बेसिक फीचर नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन का, तो ऑब्वियसली वो चेंज किया जा सकता है। इसमें वे फॉरवर्ड क्या है, वे फॉरवर्ड तो ये है कि अभी भी इसकी एक डिटेल लीगल, इलेक्टोरल एंड लॉजिस्टिकल रिव्यू करना चाहिए। सबसे पहले अगर आपको शिफ्ट करना है साइमल्टेनियस इलेक्शन पे, मतलब एक ही टाइम को आपको इलेक्शन कराना है, तो आपको ये सारी चीज़ों को रिव्यू करना होगा। उसी के साथ साथ इलेक्शन कमीशन को भी एम्पावर करना होगा, जिससे वो जितने भी वोटर लिस्ट है और जितने भी पोल्स हैं जहाँ पे वोटिंग होती है उनको सिंक्रोनाइज्ड कर सके, अगर ये वन नेशन वन इलेक्शन अडॉप्ट किया जाता है तो, ठीक है। ये छोटा सा आर्टिकल था, लेकिन इसमें से की पॉइंट्स मैंने निकाले। अब इन की पॉइंट्स में से आप अपने आंसर्स में किस चीज़ का यूज़ कर सकते हो, आप उसको आइडेंटिफाई करिए क्वेश्चन की डिमांड के अकॉर्डिंग, ठीक है। आप क्रिटिक्स का यूज़ कर सकते हो कि क्या क्या, अगर कभी क्वेश्चन कह रहा है क्रिटिकली एग्जामिन, तो वहाँ पे आप इनको यूज़ कर सकते हो। उसका सोल्यूशन भी आपको देना है तो आप यहाँ से ये चीज़ डाल सकते हो, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल व्यू डालने का हो तब भी आप डाल सकते हो कि बेसिक स्ट्रक्चर में ये चीज़ नहीं हाईलाइटेड है, ठीक है। अब देखते हैं इसका जीएस पेपर 2 में 2018 में सवाल क्या आया था। एग्जैक्टली ऐसी साइमल्टेनियस इलेक्शन टू द लोकसभा एंड द स्टेट असेंबलीज विल लिमिट द अमाउंट ऑफ टाइम एंड मनी स्पेंट इन इलेक्शन बट इट इज़ नॉट फ्री फ्रॉम चैलेंजेस। मतलब ये कह रहा है कि इससे सोल्यूशन भी ये निकलेगा, टाइम बचेगा, मनी बचेगा, ये कहने का है, ठीक है, बचेगा, लेकिन इसके अपने चैलेंजेस हैं। तो आपको दोनों चीज़ बतानी पड़ेगी, किस तरह से ये हेल्पफुल होगा और क्या क्या चैलेंजेस हैं। एग्जैक्टली वो सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे आपके लिए फ्रेम की हैं ताकि आप आंसर को दे पाएँ, ठीक है। इसका जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है वो है शुड स्टैगर्ड मतलब जो आपका नॉन साइमल्टेनियस इलेक्शंस होता है, बी कंसिडर्ड एज अ बेसिक फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। आंसर इज स्ट्रेट अवे नो, मतलब ये बेसिक फीचर कहीं भी नहीं, क्योंकि सीजीआई भी यही चीज़ कह रहे हैं कि वो बेसिक स्ट्रक्चर में नहीं आता है। एग्जामिन द आर्गूमेंट्स फॉर एंड अगेंस्ट साइमल्टेनियस इलेक्शन इन इंडिया। अब आपको क्या करना है, जो साइमल्टेनियस इलेक्शन है उसमें आपको अपनी राय देनी है, आप उसके अगेंस्ट में हैं या उसके फेवर में हैं, ठीक है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस होल आर्टिकल। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी, ठीक है। थैंक यू सो मच।